हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जिस तरीके से हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसी तरीके से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी होती है कैश फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो खर्चे दिखाओगे या जो इनकम दिखाओगे वो हम क्या करते हैं, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस या सारी इनकम इसमें हम शामिल करते हैं, चाहे वो एक्चुअल में कैश के रूप में हमें रिसीव हुए हों या नहीं हुए हों, या हमने खर्चे हैं तो एक्चुअल में पे किए हों या नहीं किए हों। जैसे हम अपनी एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम भी इसमें दिखाते हैं, अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो भी दिखाते हैं। मींस P&L में आप अगर मान लो अपना कोई भी एक एक्सपेंसेस है जो हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको हम 12 मंथ की सैलरी देते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि 10 मंथ की ही सैलरी हमने उनको पे की है कि नहीं, 2 मंथ की सैलरी उनकी अभी ड्यू है। इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारा। लेकिन जनरली आप स्टेटमेंट ऑफ P&L जब बनाते हो उसमें हम क्या करते हैं, इन खर्चों को दिखाते हैं क्योंकि ये इस पार्टिकुलर ईयर से रिलेटेड खर्चा था, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी उनमें दिखाया है। लेकिन आज हम जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, इसमें कौन से आइटम लिखेंगे, सिर्फ उन खर्चों को हम इनमें शामिल करेंगे जिसमें हमारा आउटफ्लो हुआ हो कैश का, या फिर उन इनकम को लिखेंगे जो हमारी एक्चुअल में हमारे पास कैश के रूप में आई हैं, उन्हीं इनकम को हम यहाँ शो करेंगे। मींस कैश का जहाँ इनफ्लो या आउटफ्लो होगा सिर्फ उन्हीं आइटम्स को हम किस में दिखाएंगे, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू तो हमारी पोजीशन है उसमें हमारे नेट प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जब हमें कैश की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पर कैश हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता, इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हम अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं, उसमें सभी कैश एंड नॉन कैश दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस या दोनों ही तरह की इनकम को हम वहाँ शो करते हैं। इसीलिए हम अलग से क्या तैयार कर रहे हैं, आज अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स को शामिल करेंगे, उन्हीं एक्सपेंसेस या उन्हीं इनकम को शामिल जिनके कारण हमारे कैश पर इफेक्ट पड़ता हो। कैश पर इफेक्ट पड़ने का मतलब या तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा हो या हमारे पास कैश का आउटफ्लो हो रहा हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कह रहा है कि ये कैसी स्टेटमेंट होती है जो ये शो करती है कि कैश फ्लो मीन्स कहाँ से हमारे पास कैश का इनफ्लो, हमारे पास कैश आया और कहाँ हमने कैश को पे किया, इन सभी चीज़ों को शो करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो हमारे पास मनी के रूप में हो जाएगा और कैश इक्विवेलेंट में हम क्या शामिल करते हैं जो तुरंत प्रभाव से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कैश के रूप में तो नहीं है लेकिन हमारा बैंक बैलेंस है, वो हमारे कैश के इक्विवेलेंट हो जाएगा। या फिर हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है जो हमने शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनमें अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे क्या माने जाएंगे, कैश इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो ये कह रहा है कि हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड्स का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो हमारा पीरियड है, उस दौरान कैश या कैश इक्विवेलेंट का जो भी कैश के रूप में इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसे शो करने वाले स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। और इसे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू तैयार किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 3rd है, वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को शो करता है। इस चैप्टर में हमारे टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, इससे रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा 6 नंबर का और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे छोटे पूछे जाएंगे। तो टोटल हमारा ये चैप्टर 8 नंबर का होने वाला है। और जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस स्टैंडर्ड के थ्रू ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, या कोई भी एक आइटम पूछ लिया जाता है कि हमारा डिविडेंड हम रिसीव कर रहे हैं तो वो किस एक्टिविटी में इनमें से शामिल करेंगे, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो किस एक्टिविटी में शामिल करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन या एक थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारा इस चैप्टर का है उसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल रहेगा हमारा है। और क्या कह रहा है इसमें, हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने ये तो देख लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देख लिया कि अकाउंटिंग किसी एक अकाउंटिंग पीरियड्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो भी फ्लो होगा उसको शो करता है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जब हम तैयार करते
करते हैं तो पूरी स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमारे ये पार्ट होंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है, जो मेन हमारा काम होता है उस काम से रिलेटेड जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा कैश का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमारा मेन गुड्स को परचेज कर रहे हो आप, उस पर कोई खर्चा हो रहा है तो हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा मान लेंगे। और अगर उस गुड्स को बेचने से अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मान, मीन्स जो हमारा मेन ऑपरेशंस है उस ऑपरेशन से रिलेटेड कहीं से भी कैश हमारे पास से आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है, वो सभी इस एक्टिविटी में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटी इसकी कौन सी होगी, जहां हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट्स खरीद रहे, इन्वेस्टमेंट कहीं पर हमने लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया, उन सभी एक्टिविटीज को जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं उन एक्टिविटीज को हम अलग हमने पोर्शन बना दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो 3 पोर्शन हैं उनमें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें इन्हीं को हम लिखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने या बेचने से जहां पर भी हम कैश को खर्च कर रहे हैं या हमारे पास कोई एसेट्स बेचने से कैश आ रहा है, उन चीज़ों को हम यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि कहीं जैसे हम अपना बिजनेस जब शुरू करते हैं तो फाइनेंस कहाँ से हम अरेंज कर रहे हैं, कहीं हम अपना कैपिटल लगा रहे हैं या हम अपने शेयर इश्यू करके हम पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं या हम डिबेंचर इश्यू करके पैसा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी बैंक किसी इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हैं। इस तरीके का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो है तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। जैसे ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, इसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, जिसका पहला पोर्शन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नाम दे रहे थे, उसमें कहाँ कहाँ से तो कैश का हमारा इनफ्लो हो सकता है और कहाँ कहाँ से कैश का आउटफ्लो हो सकता है। तो ये इनफ्लो या आउटफ्लो देखने से पहले हमें क्या देखना होगा कि कंपनी हमारी किस टाइप की है। किस टाइप मीन्स हमारी कंपनी फाइनेंस का काम करती है या नॉन फाइनेंस का काम करती है। फाइनेंस का अगर काम कर रही है तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि फाइनेंस का काम करने से मतलब जैसे बैंक है हमारा, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं, इनका बेसिक जो ऑपरेशन होता है लोगों को फाइनेंस ही प्रोवाइड करवाना होता है। तो इस तरह की अगर कंपनी है वो फाइनेंस कंपनी कहलाती हैं। और इसके अलावा कोई और काम करने वाली कंपनीज हैं वो हमारी नॉन फाइनेंस कंपनीज कहलाती हैं। तो नॉन फाइनेंस कंपनीज की सिचुएशंस में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो किन किन आइटम से किन किन एक्टिविटीज से होगा हमें अब ये देखना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें कैश इनफ्लो मीन्स कैश हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकता है कि जो भी हम गुड्स जो भी हमारा मेन ऑपरेशंस है, मेन एक्टिविटी हमारा बिजनेस जो कर रहा है, जो हम जो गुड्स हैं उनको बेचने से जहाँ से पैसा आ रहा है, गुड्स को हम 2 तरीके से बेच सकते हैं, कैश में बेच सकते हैं या क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अगर बेचोगे तो उन आइटम को तो आप यहाँ नहीं लिखोगे, उधार वाली चीज़ों को आप यहाँ नहीं लिखोगे। कैश में अगर आप बेच रहे हो तो कैश आया है उसको कैश इनफ्लो में आप लिखोगे। इसके बाद क्या है कि कैश रिसीव हुआ हमारा ट्रेड रिसीवेबल से, कि हमारे जो भी डेटर्स थे जिनको हमने सामान उधार दे रखा उनसे हमें अगर पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कैश रिसीव हो गया तो उस कैश को भी आप किस में लिखोगे, कैश इनफ्लो में लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। इसके अलावा आप अगर कोई पेटेंट कोई कॉपीराइट आप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं, उसके बदले में कोई रॉयल्टी फीस या कमीशन रिसीव कर रहे हैं, वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होगा। इसके अलावा कोई अगर इनकम टैक्स आपका रिफंड होता है तो वो भी यहाँ लिखा जाएगा। और कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है, जब हम कैश में कोई अपना गुड्स है वो परचेज करते हैं तो वो हमारे पास से गुड्स परचेज कर रहे हो तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। इसी तरीके से अब अगर अपने ट्रेड पेबल्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने सामान उधार खरीदा था, उनको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होगा। इसके अलावा कोई भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, जो हम P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएंगे। कोई वेज हम दे रहे हैं, इसके अलावा कोई हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखा जाए, जो दूसरा हमारा पार्ट हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, तो इन्वेस्टिंग मतलब कहीं पर अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं,
हम कोई किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के हम डिबेंचर खरीद रहे हैं, या फिर हम किसी को उधार दे रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट से, इस तरीके की एक्टिविटीज से रिलेटेड कहीं से भी कैश हमारे पास आ रहा है या कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम इस एक्टिविटीज में उसको शामिल करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मीन्स हम अगर हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स में हमारी जो टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स होते, जैसे हमारा कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई बिल्डिंग हमारी है, कोई लैंड है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की जो भी हमारी एसेट्स हैं, उनको अगर आप बेच रहे हो तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होगा और उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग हमने खरीद ली, कोई ज़मीन हमने खरीद ली, तो उस पर जो खर्चा होगा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीद रहे हो अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन होंगी, आपको याद रखना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा अगर कोई और इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट भी, सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़कर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है उसको भी अगर बेचने से कोई पैसा आ रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। और इसी तरीके से अगर इन इन्वेस्टमेंट को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़कर अदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदने से अगर आपके पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। इसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, हमने किसी दूसरी कंपनी में ही, दूसरी फर्म में ही कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। अगर शेयर्स खरीदे हैं तो हमें डिविडेंड मिल रहा है, अगर हमने डिबेंचर किसी कंपनी के खरीदे हैं तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस तरीके की इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल होगा। इसके बाद कह रहा है कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने कोई अपनी एसेट्स थी वो हमने कहीं लीज पर दे रखी है या कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए दे रहे हैं तो उस पर कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पोर्शन होगा। इसके बाद अगर हम इनकम टैक्स पेड हम अपना ऑपरेटिंग में भी शामिल कर रहे थे, लेकिन वो ऑपरेटिंग मेन जनरल ऑपरेशन हमारा जो होगा उससे रिलेटेड अगर टैक्स है तो वो इसमें शामिल होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई टैक्स है तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे उस पर हम कुछ ब्रोकरेज दे रहे हैं, मींस इंटरमीडिएट कोई है उसको हम एक फीस के तौर पर पैसा दे रहे हैं, वो भी हमारी इसकी परचेज में ही ऐड करेंगे, ये वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पोर्शन होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड जो हमने क्लासिफाई किया था इसको पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, उस एक्टिविटीज में हम क्या शामिल करेंगे। कैश का जो इनफ्लो होगा वो कहाँ कहाँ से हो सकता है कि हम अपना फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने फर्म में कैपिटल इकट्ठा करने के लिए अगर हम पब्लिक में शेयर इशू कर देते हैं तो वहाँ से जो शेयर इशू करने से जो पैसा आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पोर्शन होगा। इसी तरीके से हम शेयर्स की बजाय अगर डिबेंचर इशू कर देते हैं तो वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा उधार ले रहे हो तो भी हमारा कैश इनफ्लो होगा। और क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट, मीन्स हम अपना बैंक में जो अकाउंट है उसमें अगर हमारा पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट, मीन्स हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा विड्रॉ करने की परमिशन अगर दे रहा है तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होगा। इसी तरीके से अगर कैश आउटफ्लो को देखा जाए तो इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, जैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग लिया, लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया था तो वो हमारा इनफ्लो हो रहा था, अगर इसी उधार की अगर आप पेमेंट अब कर रहे हो तो वो हमारा कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स के दो हमारे जो टाइप हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और अब इन प्रेफरेंस शेयर्स को अगर रिडीम कर रहे हो, मीन्स इनकी पेमेंट कर रहे हो इनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, और इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होगा। इसी तरीके से अगर आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है या लॉन्ग टर्म के लिए आपने किसी को पैसा उधार दिया है, उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो भी आप कहाँ लिखोगे, क्योंकि आपने एक तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था इसलिए उस पर रिसीव होने वाला पैसा तो आप लिखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसलिए ये आइटम्स आपसे कई बार पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव होता है
तो आप लिखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और अगर आप यहाँ अगर शेयर या डिबेंचर इश्यू करते हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, डिबेंचर या इंटरेस्ट पे करोगे। तो पेमेंट अगर है डिविडेंड इंटरेस्ट की तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और अगर रिसीव अगर कर रहे हो डिविडेंड या इंटरेस्ट को तो आप क्या कहाँ लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखोगे। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट में बैलेंस इंक्रीज हो रहा था तो इनफ्लो हो रहा था, अगर इस ओवरड्राफ्ट की आप पेमेंट कर देते हो कुछ टाइम के बाद तो तभी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस डिक्रीज होगा। पेमेंट करोगे तो मीन्स हमारा कैश का आउटफ्लो होगा और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो जाएगा। इसी तरीके से शेयर या डिबेंचर आपने इश्यू किए उस टाइम पर ब्रोकर या फिर अंडर राइटर्स को आपने कमीशन पे किया होगा। अंडर राइटर्स मीन्स क्या होता है कि जब हमारी कंपनी शेयर इशू करती है तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है उस टाइम पर हमारे अंडर राइटर होते हैं वो एक तरीके से हमारी कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है 90% से अगर कम सब्सक्रिप्शन होता है तो जितना डिफरेंस बचेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन और हमारी जो कंपनी का सब्सक्रिप्शन होता है वो शेयर्स जो हैं अंडर राइटर खरीद लेंगे। तो अंडर राइटर इस तरह की अगर गारंटी लेते हैं तो उसके बदले में वो क्या करेंगे, कमीशन रिसीव करेंगे। और ये कमीशन अगर पे कर रहे हो तो आप किससे रिलेटेड कैश आउटफ्लो होगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश का आउटफ्लो होगा। ये हमारी 3 एक्टिविटीज़ थी मेन, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को अब हमें पूरा स्टेटमेंट जब तैयार करते हैं तो किस तरीके से लिखना होता है अब हम ये देखते हैं। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने का परफॉर्मा होता है वो क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है पार्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा। इसके बाद हमारा जो मेन हेडिंग होगा उसका टोटल लिखोगे आप, यहाँ उसकी अमाउंट लिखोगे और जो इसके सब हेड होंगे उन सभी को यहाँ लिखकर इन सभी का टोटल आप इस कॉलम में लिख दोगे। जैसे हमने पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को अभी 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया था, तो पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो कौन सी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले तो क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट। आपको एज इट इज इसको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट प्रॉफिट दिखाएंगे बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट दिखाएंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मीन्स जो हमारे अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हैं उनको एडजस्ट करेंगे हम, और टैक्स जो है पे किया उससे पहले का हमें प्रॉफिट लेना है। क्वेश्चन में हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो सारा टैक्स पे करने के बाद, और उसमें हमारे सभी अबनॉर्मल इनकम या एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। तो इसके लिए हमें इसका एक वर्किंग नोट देखना होगा कि नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा आफ्टर टैक्स, हमें उस प्रॉफिट को लिखना है सबसे पहले कि कितना है वो, उसमें हमें कुछ आइटम्स ऐड करने होंगे। सबसे पहला आइटम क्या ऐड करोगे आप, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे। वो अगर करंट ईयर का है तो ऐड हमें कर देना, और अगर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का अगर प्रपोज डिविडेंड है वो इसको हमें वापस ऐड कर देना है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड है वो फाइनेंस एक्टिविटीज़ का पोर्शन हो जाता है। डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, और अगर प्रीवियस ईयर का है तो वो इस साल में हम पे करेंगे तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हो जाएगा, तो हम उसे वहाँ पे करेंगे। इसलिए नेट प्रॉफिट जो है हमें इसमें वापस ऐड कर देना होता है। और अगर कोई पैसा हमने जनरल रीजो में ट्रांसफ़र किया है तो उसको भी हमें वापस ऐड करना है। और इंटरिम डिविडेंड मीन्स साल के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दे रहे हो वो भी हमें इसमें वापस ऐड करना। या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स कुछ भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं जो हर साल होने की संभावना नहीं होती, नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जैसे आग लगने से हमारे सामान का कुछ नुकसान हो गया हो या फिर हमारा सामान चोरी हो गया हो, इस तरह के एक्सपेंसेस हैं वो हर साल होने की संभावना नहीं होती, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं इनको वापस ऐड करेंगे हम। नेट प्रॉफिट इसके बाद इसमें से लेस हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ टैक्स रिफंड हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे एक्सपेंसेस हैं हम उनको ऐड कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी अगर हमारी कुछ हो जाती है, जैसे मान लो लॉटरी से अगर हमें कुछ पैसा मिल जाता है
या फिर हमने कोई केस कर रखा, उस केस को जीतने से हमें कुछ पैसा मिल रहा है, कोई इंश्योरेंस का हमें कुछ क्लेम मिल रहा है, तो इस तरह की इनकम है उसको हम घटा देंगे। इसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारा कब बचेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इन सभी आइटम्स से हमें पहले का प्रॉफिट लेना होता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते समय अगर इनको घटा चुके हो तो ये हमें वापस ऐड करने हैं, और ये हम जोड़ रहे हैं, इन्हें हमें घटाना होता है। उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमें कहाँ लिखना है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम शुरू कर रहे हैं उसका हमारा जो पहला पोर्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें हमें इसको लिखना होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन सभी को तो ऐड कर देंगे, और नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको लेस कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो हमारी कैश और नॉन कैश सभी एक्टिविटीज हमें दे रखी होती हैं, तो उसकी हमें सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम्स निकालने के लिए ये एडजस्टमेंट हमें करनी होती हैं। तो इसमें अगर नेट प्रॉफिट हमने बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने इस अभी जो कैलकुलेट किया उस तरीके से निकाल लिया, उसके बाद उसमें हमें ऐड क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमें कैश करना है। क्या कह रहा है कि प्रीमियम पेड किया हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर पर। हमने कोई भी डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, उसकी पेमेंट की, उस टाइम पर अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो वो हमारा इसमें वापस ऐड करना है। अमोर्टाइजेशन एंड राइटिंग ऑफ टेंजेबल एसेट्स एंड फिक्टिटियस एसेट्स, मीन्स हमारे जो इनटेंजेबल एसेट्स हैं, कुछ गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इस तरीके की जो एसेट्स हैं उन पर जैसे हमारा फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, उसी तरीके से हम इनको क्या कहते हैं, अमोर्टाइज कहते हैं। इनकी वैल्यू हर साल जो कम होती जाती है उनको हम अमोर्टाइज कहते हैं। तो इससे जो हम एक्चुअल में कैश हम पे नहीं करते, ये नॉन कैश आइटम्स हो जाते हैं, तो इसको भी हमें वापस ऐड करना होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर पे कर रहे हैं तो उसको भी हमें इसमें वापस ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा किससे रिलेटेड, हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पोर्शन ले रहे हैं, और ये आइटम्स जो हैं हमारे शेयर एंड डिबेंचर हैं ये फाइनेंस से रिलेटेड हैं, इंटेंजेबल एसेट्स हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रहे हैं ये भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इन्हें हमें यहाँ एडजस्ट करना होता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर भी अगर आप डेप्रिसिएशन है तो वो भी आप कैश के रूप में कहीं पे नहीं, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो एसेट्स है वो उसका टाइम पीरियड हम एज्यूम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसमें हम हर साल उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं। डेप्रिसिएशन भी कोई कैश में पेमेंट नहीं है हमारी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर अगर कोई नुकसान हमें हो जाता है तो वहाँ भी हम कैश में कुछ पेमेंट नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, वो हम वापस इसमें ऐड करेंगे, या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग नहीं बल्कि क्या है, फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो इन सभी को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ। और इसके बाद हम कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। जैसे हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये सब कब हमें रिसीव होते हैं, जब हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब रिसीव होते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं। प्रॉफिट या गेन होता है फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो जाता है। ऐसे आइटम्स को हम क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें कैलकुलेट करनी है इसलिए इनको घटा देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा हमारा कौन सा बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा, लेकिन किससे पहले बचेगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल जो होती है, आपको ध्यान हो, हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल बचती है। तो लेकिन ये जो प्रॉफिट अभी बचा है वो वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंज हुआ था साल के बीच में, मीन्स कुछ हमारी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हुई होंगी, कुछ हमारी लायबिलिटीज़ कम या ज़्यादा हुई होंगी साल के दौरान, उस चेंज से पहले का प्रॉफिट हमारा ये है। तो अब हमें वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ है उसको कैसे एडजस्ट करना है, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज हुआ है और करंट एसेट्स हमारी जो है वो डिक्रीज हुई हैं तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ कम हुई हैं और करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई हैं तो हमें उनको घटाना होता है।
तो जैसे मान लो हमारी करंट एसेट्स दे रखी हैं, जो भी हमारे डेटर्स हैं, कोई हमारा स्टॉक है, इस तरह की हमारी जो भी एसेट्स दे रखी हैं, वो एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही हैं तो आप घटा दो, और अगर वो कम हो रही हैं साल के बीच में तो आप उनको ऐड कर दो। और करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो आप ऐड कर दो, और अगर वो डिक्रीज हो रही हैं तो आप लेस कर दो। करंट लायबिलिटीज का तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन रहेगा कि करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो भी आप भी उसको ऐड कर दो जो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला उसमें, और अगर हमारी लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो आप उसको घटा दो। करंट एसेट्स का अपोजिट रिलेशन हो जाता है कि करंट एसेट्स कम हो रही हैं तो ऐड कर दो, और बढ़ रही हैं तो आप इसमें से लेस कर दो। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, नेट कैश जनरेट होगा। ऑपरेटिंग, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो वो कैश निकल कर आ जाता है, और उस कैश में से आप क्या कर दोगे, टैक्स पे कर दोगे। और वो टैक्स पे करने के बाद फिर क्या होगा, टैक्स पे करने के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो नेट कैश फ्लो हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।